अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। बढ़ती हुई महंगाई के इशू ने अपोजिशन जमातों को एक मरतबा फिर से मुतहरिक कर दिया। आज पीडीएम जमातों के सरबराहान का वर्चुअल इजलास हुआ। यह इजलास सबसे कुछ देर पहले खत्म हुआ और जो एलामिया आया है उसके मुताबिक इस इजलास में दिसंबर में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च पर बात हुई। यह भी बात हुई कि इस मार्च से पहले चारों सूबों में महंगाई के खिलाफ मार्च होंगे और 10 नवंबर को जो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास है उसमें मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर भी बात हुई। इस इजलास में पीपल्स पार्टी की जराये के मुताबिक पीडीएम में वापसी पर भी जो है वो बात हुई। क्या अपोजिशन वजीर आजम को घर भिजवाने के लिए इकट्ठे होकर अब तहरीक चलाने के लिए तैयार है? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते कर रहे हैं। आज भी उनके जो राब्तों का सिलसिला है वो जारी रहा। रोजनामा डॉन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं मरियम औरंगजेब, उनका यह कहना है कि यह बातचीत उनको हुकूमत के खिलाफ तहरीक निजात पर एतमाद में लेने के लिए की गई। उन्होंने यह भी कहा कि इसके पहले मरहले में तमाम अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में हुकूमती इत्तेहादियों को साथ मिलाया जाएगा और इसके बाद वकला ताजिर तंजीमों को भी इसी प्लेटफॉर्म के तहत इकट्ठा किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने आज एक मरतबा फिर से वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा दोहराया। इससे पहले नून लीग बड़े तवातुर के साथ जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, जब मीडिया में बात हो रही है, वो वजीर आजम के इस्तीफे और नए इलेक्शन की बात कर रही है। अवाम तकलीफ में है, मुल्क मुश्किल में है। जब ऐसे हालात हों तो फिर हल ढूंढना पड़ता है। आज मुल्क को जरूरत इस बात की है, आज मुल्क के मसाइल का वाहिद हल जो है कि इस मुल्क के अवाम को फिर अपनी राय के इजहार का मौका दिया जाए और हकीकी मानों में दिया जाए। निजाम फेल हो गया है। अगर कोई अकल और दानिश की रती बाकी है हुकूमत में, अगर पास कुछ सेंसेबल लोग मौजूद हैं तो उनको अपोजिशन से बात करके नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को खुद ही ले जाना चाहिए। इस गवर्नमेंट को रिजाइन करना चाहिए। इस हुकूमत के बस का भी ये रोग नहीं रहा। इमरान खान की जो रस्सी खिंचेगी ना तो वो रस्सी का सिरा फिर इमरान खान को नहीं नजर आएगा। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि एक महीने में 3 दफा बिजली और तेल की कीमत 2-3 दफा बढ़ जाए। ये पाकिस्तान की आवाम और पॉलिटिकल पार्टी इसको नहीं बर्दाश्त करेंगी। चाहे हमें सड़क पे आना पड़े, चाहे हमें रास्ता रोकना पड़ा तो हम रोकेंगे। पीपल्स पार्टी भी ऐसे ही इशारे दे रही है। सेनेटर शहरी रहमान ने आज कहा कि आवाम को रिलीफ तब मिलेगा जब नाअहल हुकूमत घर जाएगी। अपोजिशन क्या नए इंतखाबात चाहती है या कोई और मुतबादिल है? अपोजिशन पहले भी हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी हुई थी और इसके इशूज में उस वक्त महंगाई भी शामिल था। 2021 के अब आखिर में मुल्क में जलसे भी किए गए, हुकूमत के घर जाने की तारीखें दी जाती रही, लेकिन इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफात के बायस वो सिलसिला रुक गया था। क्या अब इसके एहतजाजों से कोई फर्क पड़ेगा? एक तो इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। दूसरी तरफ चीनी की कीमतों में आज भी कमी नहीं हुई। हुकूमत का यह कहना है कि दरामदी चीनी 90 से 100 रुपए के दरमियान दस्तयाब है, लेकिन दूसरी तरफ पाक और सूबा सिंध इस बहरान का जिम्मेदार एक दूसरे को करार दे रहे हैं। ये इंशाल्लाह ये भी टल जाएंगे और चीनी की कीमतों के हवाले से हमने इंपोर्टेड शुगर डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए जो है वो मार्केट के अंदर स्पेल ओवर उसका कर दिया है, वो फ्राहम सप्लाई शुरू कर दी है, जिससे 90 रुपए किलो जो है वो इंपोर्टेड शुगर मौजूद होगी और 15 से शुगर मिलने चलेंगी। उसके बाद जो है वो चीनी का रेट मजीद जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो नीचे आएगा। सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने बोला है कि आप भी हमसे चीनी ले लें, तो सिंध हुकूमत ना तो कारखाने खुलवा रही है, ना उन्होंने इस पे जो है वफाक से मदद मांग रही है। मैं सुन रहा था वो एक और नया इन्होंने तर्जुमा रख लिया। वो ये फरमा रहे थे कि सिंध हुकूमत ना मिलें चला रही है और ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने जो चीनी इंपोर्ट की है हमसे मांग रही है। सूबाई हुकूमत चीनी नहीं मांगती है। चीनी मिलों से भी ब्रोकर्स उठाते हैं और वो ब्रोकर जो है वो मार्केट में जाकर चीनी को सेल करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की एक भी शुगर मिल नहीं है सिंध में। कुछ शुगर मिलें पीटीआई के रहनुमाओं की जरूर है, एक शुगर मिल पीटीआई के इत्तेहादी चौधरी बरादरान की जरूर है। ये बहरान किस वजह से, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा कौमी सलामती कमेटी का इजलास है और कलअदम टीटीपी के साथ मुआहदे का मामला, क्या इस इशू पर सियासी इत्तफाक राय होगा? इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में एक बड़ा स्टीम पैनल मौजूद है। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से,
मुझे ज्वाइन करें। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब लाहौर से लिंक के जरिए जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज की इस डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं पहले ये पीडीएम वाला इशू इस पर बात करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर ये जो चीनी वाला बहरान है और जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है उस पर बात करेंगे। सदाकत अली भाई साहब, ये आपसे कुछ देर पहले एलामिया जो है वो उनका एलामिया जो इजलास खत्म हुआ उसके बाद जो बातें खबरें सामने आई हैं, एक तो चारों सूबों में जो है वो मार्च होंगे, नवंबर में कराची में, कोयटा में, पेशावर में महंगाई मार्च की तजवीज़ है और फिर इख्तिताम जो है वो लॉन्ग मार्च पर होगा। ये आपके लिए महंगाई वाला मामला, ऊपर से अपोजिशन का एहतजाज, ये कोई नई मुश्किल तो नहीं आ गई? रहमान साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मुश्किल है। महंगाई वाला मसला ऐसा है कि जिस पे चूँकि हर एक आम आदमी उससे उस पर असर पड़ता है, लिहाजा हुकूमत पे उसको गिला भी होता है और ये एक मसला है जिसको हम समझते हैं कि सारी अपोजिशन की, मैंने कहा ना हमेशा कहता हूँ कि बेवकत सी अपोजिशन है, क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, लेकिन इशू ऐसा है कि जिस पे लोगों को नाराज़गी हो सकती है और हम इस पे बड़ा कंसर्न भी हैं कि इस इशू को हमने एड्रेस भी करना है, क्योंकि अपोजिशन का जो बयानिया है कि इशू हमारी वजह से हमारा है कि ये इशू पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया में महंगाई है। आज मैं एक CNN की रिपोर्ट सुन रहा था कि अमेरिका में लोग बड़ा परेशान है कि जो महंगाई की वेव आई है वहाँ भी लोग परेशान हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पे आपको पता है GDP पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है, वेलफेयर का निज़ाम है, सब्सिडीज़ हैं, उसकी उनको खुराक के बहुत सारे मामला उनके सीधे भी हैं। ये तो एक इशू है और हम लोगों को कन्विंस भी कर रहे हैं कि ये चीज़ ठीक भी हो जाएगी। फिर मैं आपसे ये पूछ रहा था, महंगाई तो है, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक, बट महंगाई प्लस लोग अब सड़कों पर या ऑपोजिशन जमातें जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था कि महंगाई की वजह से लोगों का गुस्सा तो है, ये एक फैक्ट है और ऑपोजिशन चाहेगी कि इस आपकी परेशानी है, महंगाई पे वो अपना कोई सियासत करे, लेकिन दूसरी तरफ इतनी बेवकत और इतनी लीस्ट क्रेडिबल गवर्नमेंट है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, अवाम उनको रिलेट नहीं, अवाम को हुकूमत पर गुस्सा भी आएगा तो ऑपोजिशन की शक्ल देख के उनको महंगाई की आपको परेशानी है लेकिन ऑपोजिशन के बाहर निकलने की परेशानी नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई हल नहीं है ना। हल तो इमरान खान ने बताया कि वो अपनी लूटी दौलत वापस ले आए, उसको तो आप सीरियस नहीं ले रहे ना, आप भी हंसना शुरू हो गए इस बात पे। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ स्माइल आपकी आ गई ना, उसको तो वो सीरियस ले नहीं रहे। बाकी इस ऑपोजिशन पे के पास क्या महंगाई का हाल है, महंगाई गरीब करने वाले ये लोग, कर्जे चलाने वाले ये लोग, महंगी बिजली के मंसूबे इन लोगों ने, कमीशन इन्होंने खाई, पाकिस्तान के इदारे डुबोए। आज ये अगर रोएंगे ना तो कोई इनके मगरमच्छ के आंसू पे कोई नहीं आएगा। इनसे ये है कि ये जरूर क्यों, हाँ ये इनके ख्याल में बिल्कुल ये लुट पिट गए थे, अब इनके हाथ महंगाई का एक चीज आई है, शायद ये अपने आप सकते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि लोग महंगाई की वजह से परेशान, लोग मैं दोबारा महंगाई की वजह से परेशान है, हुकूमत पे गुस्सा है, इनको देख के उनको नफरत है, इन लोगों से नफरत है। मैं अवामी बंदा आपको बता रहा हूँ, इनकी बात इनका जिक्र करे ना तो लोग कहते हैं वो मियां नवाज जो हमारे लिए जो लंदन भाग गए वो हमारे लिए कुछ करेंगे, वो आसिफ जरदारी से कुछ करेंगे जिनके बारे में लोग चार बातें करते हैं। मैं एक आखिरी बात कर लूं, ये अपने आप को सियासत में रेलेवेंट रखने के लिए इनके पास अच्छा बहाना है, ये आ जाए रेलेवेंट हो जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी नून के मुकाबला ये है कि अगला इलेक्शन तो पीटीआई ने जीतना है, नंबर 2 पे कौन आएगा, वो नंबर 2 की गेम चल रही है, नंबर 2 की गेम है। बट डॉक्टर मुसद्दिक साहब पहले मैं जरा आपसे पूछ लेता हूं, देखिए इस वक्त ये नून लीग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी दिखाई, क्या इस वक्त आप लोगों ने सोच लिया है, क्योंकि ये बात होती है कि दो राय पाई जाती है नून लीग के अंदर भी, जब ऑपोजिशन की अप्रोच की बात आती है तो कुछ कहते हैं कि नहीं आप मुद्दत पूरी करने दें और मुद्दत पूरी करने के बाद इनकी परफॉर्मेंस सबके सामने आनी चाहिए, दूसरा ये है कि नहीं इन्हें घर भिजवाना चाहिए। तो ये क्या ऑपोजिशन की अब इस बात पर क्लैरिटी है? ये जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हम सुन रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी, साद रफीक, ये सब लोग बात करें कि फौरी इलेक्शन करवाएं। रहमान अजहर साहब, इसको 2 मिनट के लिए जरा आपका सवाल जो सियासी सवाल है ना उसको हटाएं स्क्रीन से। ये मेरे सामने साहब बैठे हुए हैं जो आपने भेजे हैं, कैमरामैन जो हैं, उन्होंने मुझे आज बताया कि मेरे बच्चे डिविजनल पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे थे, जो एक पब्लिक स्कूल है, कोई महंगा स्कूल नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने बच्चे जो हैं समर हॉलीडेज के, समर की वेकेशन के बाद मैंने अपने बच्चे डिविजनल पब्लिक स्कूल से निकाल लिए हैं
क्योंकि मैं अपने बच्चों को डिविजनल पब्लिक स्कूल, यानी कोई एचएसएन कॉलेज, कोई ग्रामर स्कूल, कोई बीकन हाउस का नाम नहीं उन्होंने लिया। उन्होंने कहा मैं अपने बच्चे डिविजनल पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। इस बात का क्या ताल्लुक है? ये क्या सियासत कर रहे हैं? यानी एक ऐसी जमात है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है अवाम के दुख दर्द से। आप ये मुझे बताएं कि अगर ये हुकूमत ताबे होती, अगर ये मेरे भाई साहिबान जितने भी हैं ये वोट लेकर आए होते, सिलेक्ट होकर ना आए होते, तो आज इनमें जुर्रत थी कि ये अवाम की नजरों में नजरें डाल के ये बात कर सकें। एक बाप जो है वो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल से निकाल के कम अच्छे स्कूल में डाल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर चीनी 50 रुपए की 150 या 160 रुपए में लाहौर में बिक रही है, सिंध को छोड़ें, सिंध वाले तो जो कर रहे हैं वो सिंध कादिर मंदूखेल साहब इनका घर पूरा करेंगे। अच्छा, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि पंजाब में कौन से मंदूखेल साहब की हुकूमत है कि पंजाब में 150 रुपए की चीनी मिल रही है? पूछें किसी से, इनको क्या गर्ज? अगर आटे की थैली जो है वो 360 रुपए से बढ़ के 900 रुपए तक पहुंच गई है, तो इनको क्या गर्ज है भाई? अगर घी 148 से 400 रुपए केजी का हो चुका है, तो इनको क्या? ये कोई वोट लेकर आए हैं? ये वोट लेकर आए हों, इनकी हुकूमत ताबे हो एक गरीब आदमी की, तो ये आज ये बातें ना करें। ये बताएं, ये उंगलियां उठा रहे हैं सिंध पे, पंजाब में, केपी में, क्या मसला है भाई? जरा बताइए। उधर चीनी क्यों महंगी है, उधर आटा क्यों महंगा है? ये खुद इमरान खान साहब कह रहे हैं 140 रुपए, और टेलीविजन के ऊपर आ जाके उनके जो वो चले डॉक्टर साहब वो चीनी वाले पर आगे करते हैं, जरा डिटेल में बात करते हैं। नहीं भाई, यही है असल बात। मसला ये है कि ये हुकूमत जिसका आप कह रहे हैं, इसको इस वक्त ऑपोजिशन की नहीं, हुकूमत ही काफी है अपने आप को गिराने को। आप मुझे बताइए कि ये बोझ जिसका मैंने जिक्र किया है, चीनी निकाल दें, कोई और चीज, मुर्गी उठा लें, दूध उठा लें, घी उठा लें, ये तालीम उठा लें, सेहत उठा लें, आप मुझे बताएं ये गरीब लोग जो 1 रुपया था, 1 रुपया बैनुल अक़वामी सतह पे, उस 1 रुपए की कीमत 48 रुपए रह गई है। यानी जो बंदा 30,000 रुपया कमा रहा था, आप महंगाई की शरह भी देख लें तो उसकी ताकत जो है वो 18-20 हजार की रह गई है, और अगर आप उसको रुपए की ताकत देख लें तो उससे भी कम हो गई। आप मुझे बताएं इस जगह पे बैठ के उस 18,000 रुपए वाले बंदे का जरा मुझे बजट बना दें, मुझे बताएं वो घर कैसे चलाए, मुझे बताएं वो बिजली का बिल कैसे दे। डॉक्टर साहब आप जरा बताएं ना, आपने क्या करना है? क्रेडिबल या इनक्रेडिबल ऑपोजिशन की हम एहतजाज करेंगे। हमने तो आज ऐलान किया, आपने ऐलान नहीं सुना है, बाकायदा कहा है हम तो बाहर नहीं, वो तो है, लेकिन सर को अपोज करेंगे। हाँ, रहमान अजहर साहब 1 सेकंड दीजिएगा। वैसे मैं तो पूछ रहा था कि ये जो बार बार इलेक्शन की बात हो रही है डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब ये जो नए इलेक्शन की बात की जा रही है, रहमान अजहर साहब आप मुझे बताएं कि इस मैंडेट ये जो इन्होंने हाल किए, अभी भी आप समझते हैं इलेक्शन नहीं तो मत करवाएं, फिर चलने दें। जिस वक्त हो जाएगा 150 की नहीं, जब चीनी 350 की हो जाएगी तो तब करवा लेना इलेक्शन। जिस वक्त जो आटे की बोरी है 10 केजी की वो 800 के बजाय 1700 की हो जाएगी तब करवा लेना इलेक्शन। यानी इलेक्शन एक हुकूमत जो इस बुरी तरह बेदर्दी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, यानी जब ये जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं IMF से तो फायदा उठाते हैं चीनी के मिल ओनर, जिनके ऊपर ये खुद अपनी किताबचे शाया करते हैं, जिनमें लिस्ट में इनके नाम, इनके तमाम रहनुमाओं के लिखे हुए। और जिस वक्त ये IMF से निगोशिएट करने जाते हैं तो गरीब आदमी की बिजली बढ़ा दो। क्यों भाई गरीब आदमी की बिजली बढ़ा दो? उसके ऊपर टैक्स लगाओ जिसने फायदा उठाया आपके IMF के पैकेज से। चले डॉक्टर साहब आप जरा मुझे टाइम दें, मैं ये कादिर मंदोखेल साहब से भी जरा पूछूं। मैं सियासी सवाल वो था, खैर डॉक्टर साहब ने जो है वो उसका बड़ा क्लियरली जो है वो जवाब दे दिया, लेकिन कादिर भाई आपको क्या लगता है ये एहतजाज का जो फैसला जो PDM ने किया है, तो आप जो एहतजाज है वो तो एक अनाउंसमेंट है आपकी तरफ से, लेकिन आप भी समझते हैं कि अब जो है वो कोई नए इलेक्शन का टाइम है या आपके पास कोई और मुतबादिल है? आप समझते हैं कि इस मसले का हल, इस मामले का हल? देखिए मैं पॉलिटिकल वर्कर के साथ साथ वकील भी हूँ। कानूनी नुक्ता आपको ये बता दूँ कि नया इलेक्शन उस सूरत में हो सकता है जब हुकूमत इस्तीफ़ा दे दे या इस्तीफ़ा दे दी या अदम एतमाद की तहरीक पास हो जाए और ये हुकूमत चेंज हो जाए, तो कानूनी बात तो ये है।
अब जो सेनेटर साहब बात कर रहे हैं वो अवामी प्रेशर की बात कर रहे हैं, उसका भी अल्टरनेट उसी तरफ जाता है जहां अगर इनकी तरह अपोजिशन जो है ना या पीपल्स पार्टी या पीडीएम की जमातें ये ऐलान कर दिए कि पाया जाम, आपको याद है इमरान नियाजी साहब कह रहे आज कराची भी बंद होगा, लाहौर भी बंद होगा, पेशावर भी बंद होगा, फलाम, अगर इस तरह ऐलान अपोजिशन की जमातें ऐलान करे तो कसम खुदा की ये बता रहा हूँ, ये दिनों की नहीं घंटों की हुकूमत होगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हम नहीं चाह रहे। नहीं मगर कादिर भाई ये 126 दिन का धरना भी था पाकिस्तान में। देखे हमें पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल रियलिटीज हैं उनको सामने रख के बात करनी चाहिए। यहाँ पर जब धरना था तो वो 126 दिन चला, फिर वो खान साहब ने खुद खत्म किया। आपको लगता है कि ये अगर अवामी प्रेशर पीटीआई की हुकूमत पर आएगा तो पीटीआई की हुकूमत या वजीर चली जाएगी या वजीर आजम इमरान खान इस्तीफा दे देंगे? देखिए, आप ये धरनों का मौसम पीपल्स पार्टी के वक्त भी आता, इमरान नियाजी साहब और कजन जो कब्रें खोद रहे थे, शलवारें लटका रहे थे, पीटीआई पे हमला कर रहे थे, और यही मौसम मुस्लिम लीग नून पे भी आया था, जो टीएलपी के साथ इमरान नियाजी साहब पूरे सपोर्ट के साथ बैठे हुए थे। मगर यही मौसम अप्रैल 2000 इसी साल 2021 में फैजाबाद भी आया, तो उसको किसने बचाया? उस मुआहदे में दस्तखत किन के मौजूद थे सबको पता है। उसके बाद दोबारा इसके बावजूद मैं बड़ा तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूं कि उस जो 15 अप्रैल को जो टीएलपी को कलादम करार दिया और 29 अप्रैल को उसी महीने मेरा इलेक्शन हो रहा था ज़मीनी इंतखाब का, टीएलपी जिस सियासी पार्टी हिस्सा लिया, उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ सका। और फिर अभी पिछले हफ्ते जब ये पंजाब के शहरों में टीएलपी ने एहतजाज किया है तो किसने बचाया? मौलाना बशीर फारूकी साहब का बयान। तो आप ये कह रहे हैं कि ये लोग अवामी प्रेशर नहीं सह सकते? कादिर भाई आपका ये कहना है कि ये हुकूमत, मैं तो सुन ले रहमान भाई, थोड़ा मुझे तब बात करने। मैंने आपको पीपल्स पार्टी के दौर के बाद भी बताया जो कब्रें खोद रहे थे, मैंने मुस्लिम लीग नून के दौर भी बता दिया आपको, मगर इनके दो प्रोग्राम पिछले हफ्ते का और अप्रैल का आपके सामने, किसने बचाया इनको? खुद ही अपने आप को नहीं बचा सके, मगर इनके वज़ीरों ने, इनके नादान वज़ीरों ने जो बयान दिए उसे तो वो शहादतों के अलावा तो कुछ भी आपको नजर नहीं आया, दोनों तरफ, चाहे पुलिस को चाहे टीएलपी कारकुनों का। अब मैं सुबह जब 10 का इलेक्शन का रिपोर्ट आ गया, कसम खुदा के मैं सोच रहा था कि शाम में कौन वो दलेर आदमी होगा जो टीएलपी आके तहरीक इंसाफ को डिफेंड करेगा। तो मुझे शराकत अब्बासी साहब वाकई दलेर आदमी है, डिफेंड करने भी। वैसे आजकल कम ही ये सदाकत भाई को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि ये अभी भी आकर बिल्कुल पार्टी को, पार्टी की पॉलिसी को, और ये मैं इनको ऑनर क्रेडिट दे रहा हूँ इनको, ये आकर डिफेंड करते हैं। बड़ा दलेर आदमी है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो सुबह से सोच रहा था कि डेस्का रिपोर्ट जिसमें वो बाजी भी मुलवस निकली और इनका इलेक्शन कमीशन भी मुलवस निकला, पंजाब हुकूमत भी निकला, पुलिस अफसरान भी निकले, अब उसका आगे क्या रिजल्ट आता है? चीनी आटा कमीशन की तरह आता है रिजल्ट, या कोई रिजल्ट कोच हो रहा है, वो देखा जाए। मगर इसके आवाम को फेस करने के लिए सदाकत अब्बासी साहब फरमा भी रहे कि महंगाई है, सब कुछ मान भी रहा है, तो भाई खुदा का वास्ता सदाकत अब्बासी। सर जरा वापस उस सवाल पर आ जाते हैं कादिर भाई, जो अवामी प्रेशर वाला जाना चाह रहा हूं। फिर मैं 1 मिनट मुझे दीजिए, ये वेरी ब्रीफली, ये जो कादिर मंदोखेल साहब क्या होता है। अच्छा, ये जो मुवाजना कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत, ये आपकी हुकूमत अवामी प्रेशर नहीं ले सकती। तो एक तो महंगाई है ऑलरेडी, और ये वही चीज़ है जो मैं आपसे शुरू में पूछ रहा था कि एक महंगाई है, उस पर अगर अवामी प्रेशर आ जाता है तो हुकूमत सह लेगी। आपको पता है, कहते हैं ना, ये बाजू हमारे देखे हुए हैं। अच्छा, ये वो हैं, इन्होंने आर्या पार करना था, इन्होंने इस्तीफे देने थे, इन्होंने सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ना था, इन्होंने पता नहीं क्या ना क्या करना था। ये सिर्फ इनका ख्याल ये है कि आज महंगाई है पूरी दुनिया में, तो चलो हम अपनी थोड़ी सी वक़्त बढ़ा लें, कोई थोड़ी सी कीमत बढ़ा लें, कोई अवाम से कहें हाँ हम भी हैं यार। अदरवाइज यकीन माने सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, यहीं से कंटिन्यू मुस्लिम लीग नून वाले बिल्कुल बेदिले हुए में। मुझे बता देना, एक पार्टी है जिसका लीडर बीमार है और दवाई लेने गया था 3 महीने के लिए, वो वापस नहीं आया। ब्रेक के बाद क्या मुस्लिम लीग नून के पास कुछ बेचने को है? क्या आपने कर्जे लिए? बिजली की बातें कर रहे हैं, वो बिजली के मुआहदे की कमीशन आपकी इजाजत हो मैं एक ब्रेक ले लूं? आपने मुझे सवाल करके तो ब्रेक के बाद मैं आपके पास ही आऊंगा और यहीं से जो है वो आप बात शुरू कीजिए। ब्रेक ले रहे।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये ओपोजिशन की तहरीक पर बात हो रही थी कि क्या ओपोजिशन वजीर आजम को घर भिजवाना चाहती है और क्या ऑप्शंस हैं ओपोजिशन के पास। आप सर बात एक तो पूरी कर लीजिए, लेकिन देखिए एक आप मवाजना करें, मेरा सवाल उसमें साथ जोड़ दें। जब ये अगस्त से दिसंबर के दरमियान जो पहले जलसे हुए थे, आप उसके साथ मवाजना करें, बट आपको नहीं लगता कि उस वक्त जो महंगाई के हालात थे उसमें और अब में जो है वो खासा फर्क है और ऑपोजिशन को सपोर्ट मिल सकती है? नहीं, मैंने तो आपके सामने माना है कि जितनी ज्यादा महंगाई हुई है, चाहे उसकी वजूहात पे आपका मेरा इख्तलाफ हो सकता है, महंगाई के जो असरात का बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि लोग तंग हैं, ठीक है, लोग परेशान भी हैं, लेकिन लोग सियासी जब देखते हैं वो ऑप्शन भी देखते हैं। यकीन माने मुस्लिम लीग पीटीआई पे उनको गुस्सा आता है जब वो देखते हैं ये महंगाई, लेकिन अगर कोई नाम ले ना नून लीग पीपल्स पार्टी का तो उनको गुस्सा नहीं, उनको नफरत हो जाती है कि अगर इमरान खान को हटा के हमने नवाज शरीफ और जरदारी साहब को लेके आना है तो फिर ना ही समझिए। ये मैं आपको दिल की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वाकई महंगाई पे लोगों को गुस्सा है। हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं महंगाई की वजूहात क्या। फिर एक बात आप इग्नोर ना करें, 8 नवंबर से हमारा पैकेज आ रहा है। घी कितने 350 रुपए का किलो है। आप मुझे बता दें अगर घी 250 रुपए का किलो मिलना शुरू हो जाए तो क्या बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है? आटा कितना का कह रहे हैं डॉक्टर साहब? 1200 रुपए का। 1200 रुपए का 3 अगर आप निकालें 30% तो ये बनता है 360 रुपए। सब्सिडी जो है ये शॉर्ट टर्म फिक्सेस होते हैं। अगर आटा 1200 रुपए का बड़ा वो मेरी बात अगर 1200 रुपए का थैला जो है वो अगर 850 रुपए का आ जाए तो कितना फर्क पड़ेगा? अगर 350 का जो घी है वो 250, बात तो करने देना यार, 250 रुपए का हो जाए। अगर नहीं हो रहा है, ये हो गया और पता कितने लोगों के लिए हो गया? 2 कादिर साहब आप बात तो करने देना यार, 2 करोड़ अगर बात करो, कोई अगर ये बताओ तो पक्की बात है, 2 करोड़ खानदानों को अगले 15 दिनों के बाद अगर 100 रुपए किलो घी सस्ता मिलना शुरू हो जाए, 350 रुपए कम आटा मिलेगा तो लोगों को ये वैसे पिछली दफा जब एहतजाज कर रही थी ऑपोजिशन तो उस वक्त 1-2 जो इश्यूज थे, जो अशिया की कीमतें थी, उनको लेकर यही मामला हुआ था कि हुकूमत ने उस वक्त फौरी तौर पर रिलीफ दे दिया था। नहीं मैं दोबारा आखिरी बात करो, फिर मुझे बात नहीं करने दी। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि 2 बातों को अलग डिस्कस करें, महंगाई को, उसकी वजूहात को। जब बिजली महंगी होगी लोग यकीन माने, आज भी पीपल्स पार्टी ने उनको गालियां देंगे, उनको पता है ये महंगे मंसूबे करके ये क्या होता है वो गर्दिशी कर्जा छोड़ के गए। हुकूमत के तो हाथ बने, हम ना मौजे से निकल सकते हैं, इनको बुरा भला क्या सकते हैं और इनको बुरा भला क्या है, बुरा लगता है। गवर्नमेंट ये कहती है कि ये तो तेल की कीमत हो, ये आलमी कीमतों की वजह से है, अशियाए खुर्दनोश की कीमतें हैं वो आलमी जो कीमतें हैं वहां पर बढ़ी हैं उसकी वजह से है, और फिर गवर्नमेंट इस तरह से रिलीफ भी देने को जो है वो ये जिस तरह से पैकेज दे दिया है, देने को क्या दे दिया ना, उसको जाहिर बात है शुरू तो आगे होना है ना, अभी अगले 2-3 दिनों में आना शुरू हो जाएगा। तो सर ये फिर क्या अपोजिशन के एहतजाज का जवाब रहेगा बाहर निकलने का? फिर भी देखिए रहमान साहब, आप मुझे एक बात बताएं, ये सारी उनकी शेख चली वाली बातें अगर मगर सारे ठीक है, आप मुझे बताओ कि ये आलमी मंडी की बात कर रहे हैं जिस वक्त इमरान नियाजी साहब IMF को गारंटी देने के लिए कौम से खिताब किया उन्होंने कि देखे मैं कौम से खिताब करके बता रहा हूं मैं पेट्रोल महंगा करूंगा, आप बता दें सिंध में महंगाई कब खत्म होगी, आप बताएं। टके दे दें, सुन ले सिंध में आपकी हुकूमत बताएं कब महंगाई खत्म होगी। अरे सुन तो लो मेरे भाई, सुन तो लो। अच्छा, उसके बाद ऐन उसी वक्त $2 आलमी मंडी में तेल जो है ना वो सस्ता हो गया। अच्छा, और सोने पे सुहागा, बल्कि मैं बड़े दिल पे हाथ रख के, हमारा दुश्मन मुल्क भारत ने दिवाली के मौके में जो इमरान नियाजी से फरमा रहे थे ना 250 रुपए लीटर है, उन्होंने 110 से 105 कर दिया। भाई खुदा का खौफ का लो, कुछ तो सीख लो। कहीं से मैं शर्म की बात नहीं करूं, मैं आया की बात नहीं करूं, कोई कुछ तो सच बोलो। आलमी मंडी में तेल सस्ता हो रहा है या महंगा हो रहा है? और फिर आपको लगता है कादिर भाई ये हालात बेहतर नहीं होने वाले? ये देखें, गवर्नमेंट तो कॉन्फिडेंट है, गवर्नमेंट कह रही है हालात बेहतर होंगे तो आपका एहतजाज खत्म हो जाएगा। सुनना करे, मैं एहतजाज पे भी आ रहा हूं। आपको याद होगा जब तेल बढ़ता था जी, क्या है जी, ओगरा ने रिपोर्ट दी, हम क्या करें? ओगरा का रिपोर्ट 1 महीने से 15 दिन पे आ गया, फिर 15 दिन पे आ गया। भाई ओगरा ने काम मैं क्या करूं?
और अभी जब टीएलपी ने एहतजाज का धरना दिया था, जो मैं कह रहा हूं अपोजिशन का यह एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक छोटी सी जमात जो तीसरे नंबर पे आई है, उसके दबाव में ओगरा का रिपोर्ट मुस्तरद कर दी 4 दिन पहले, और बगैर 15 दिन के, बगैर पहली और 15 के रात के अंधेरे में जो ना वो पेट्रोल महंगा कर दिए। और उनके वजारत खजाना का तर्जमान कल टीवी पे बता रहा था, वो मुजम्मिल साहब है कि तो तर्जमान इतनी ज्यादा है, पता भी नहीं, नाम भी याद नहीं रहता है। उन्होंने ये कहा कि ये तो 175 रुपए जाने वाला है। आज फवाद चौधरी ने बोला 180 रुपए तक, यानी ज़हनी तौर आवाम को तैयार कर रहा है कि 175 180 रुपए तक पेट्रोल ले जाएंगे। फिर अगर ये बात करेंगे जो कि इनके कर रहे कि सिंध, आप मुझे बता दो आज कराची में दूध बढ़ गया 10 रुपए लीटर। जब पता किया है, उन्होंने कहा भाई दूध आ रहे वहां बेंस कॉलोनी से, जो गाड़ियां पेट्रोल पे चल रही थी, जो पहले किराया कुछ और लेते अब कुछ और बढ़ाएंगे, बल्कि वो कह रहे थे मजीद बढ़ाएंगे हर चीज पे। और यही इमरान नियाजी साहब का कोट एंड कोट बता रहा हूं आपको, क्योंकि कहा अच्छा मुझे कादिर मंदोखिल साहब 1 मिनट जरा दीजिएगा। एक बात, ठीक है, मैं एहतजाज वाली बात ये डॉक्टर साहब क्योंकि हो रही है, डॉक्टर साहब अवामी सवाल पूछूं या सवाल पूछूं? आपका जो जी मुझसे पूछ रहे डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं। नहीं सर, मैं आपकी इस दफा मैंने सोचा आपसे पहले इजाजत ले लूं कि आपसे सियासी सवाल पूछूं या अवामी पूछूं। मैं सियासी पूछ लेता हूं। मेरे दिल में जो जवाब होगा आज वो दूंगा। आज दिल जला है थोड़ा। अब ये गवर्नमेंट थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल गवर्नमेंट का, जब अपोजिशन एहतजाज की बात करती है तो ये सदाकत भाई और जो बाकी हमारे पीटीआई के दोस्त हैं वो कहते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये पहले भी जलसे हमने देखे हैं, पहले इनका इकट्ठा होना हमने देखा है, पहले भी हमने पीडीएम देखी है। पहले के हालात और अब के हालात में जो मैंने इनसे पूछा था, आप इसका कंपैरिजन किस तरह से ड्रॉ करते हैं? आपको फर्क लगता है कि अब जो एहतजाज आप करेंगे उसका असर, उसका इंपैक्ट पहले से मुख्तलिफ होगा? गुर्बत देखी है लोगों की, भूख देखी है, लोगों का दुख दर्द देखा है, उसका मुआवजा पहले से किया जा सकता है। ये आज जो आपके ये हमारे आप ही के मेहरबान दोस्त जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिस बाप ने अपने बच्चे अच्छे स्कूल से निकाल के कम अच्छे स्कूल में डाले होंगे, उसका दर्द समझते हैं आप? ये है फर्क। और अगर आपको इस बाप की आवाज नहीं है आज भी सुनाई दे रही और आप आज भी ये वे फलां ये ऐसे कर रहे हैं, तो बस ठीक है। फिर इस आदमी का जो मेरे सामने इस वक्त बैठा है, आपके जिंदगी पे कोई बोझ नहीं है। और अगर नहीं है बोझ, तो फिर सवाल उठता है कि आपकी जिंदगी पे किसका बोझ है? आप जब IMF के पास जाते हैं तो आप सोचते नहीं हैं ये बात कि जब आप बिजली उनसे निगोशिएट करके बिजली बढ़ा रहे हैं या गैस की कीमत बढ़ा रहे हैं। मेरा ड्राइवर मेरे पास आया, उसने कहा सर मैं मोटरसाइकिल पे आता हूँ सुबह, अब मैं नहीं आ सकता मोटरसाइकिल पे, क्योंकि कल रात को जब मैंने पेट्रोल डलवाया तो मुझे समझ आ गई कि अब मैं क्या करूं, मैं बच्चों को स्कूल ना भेजूं या माँ बाप की दवा ना लाऊं या घर का खाना ना लाऊं। ये मैं आराम से इस वजह से बात कर रहा हूं, मैं जज्बात में बह गया था। और सदाकत अबादी मेरा भाई है, इसने मुझे अच्छी तंबीह की कि यार आप क्यों सख्त लहजे में बात कर रहे हैं। तो मैं सख्त लहजे में बात नहीं करता, मैं दर्दमंदाना अंदाज में बात कर लेता। अच्छा, ये आपने जो ब्रेक दी उसमें मैंने वेबसाइट खोली है, ये है जी data.oecd.org। ये आप भी खोल लें, वरना इस टेलीविजन पे देखने वाले जितने बच्चे हैं वो सारे खोल सकते हैं इस वक्त, और आपका स्टाफ भी खोल सकता है। इस वक्त महंगाई की शरह जो है इस रिपोर्ट के मुताबिक जापान में है 0.2%। 0.2%। अच्छा, इस वक्त फ्रांस के अंदर है 2.16%। इस वक्त यूनाइटेड किंगडम बरतानिया में है 2.9%। इस वक्त इटली में है 2.5%। तो आप किससे मुआवजा कर रहे हैं? पाकिस्तान में पहले साल खाने पीने की जो अशिया थी इस हुकूमत की, पहले साल में दही इलाकों में जहाँ पे हमारे गरीब तरीन लोग रहते हैं, वहाँ पे 92% सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के अंदर महंगाई की शरह थी। और जब से ये हुकूमत आई है डबल डिजिट्स के अंदर महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है, कभी 10, कभी 18, कभी 12, कभी 16। तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही। मेरे ये मेहरबान दोस्त जो आए हुए हैं आते हैं यहाँ पे, वो मुझे बताते हैं कि बाज़ आप ही की तरह के जो इदारे हैं ये दीगर, उनमें 5-5 साल से लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। 5 साल से प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाह नहीं बढ़ी। रुपया जो है वो 100 रुपया 48 रुपए का रह गया है।
महंगाई जो है कभी 92% और कभी 12% और कभी 16% बढ़ रही है, तो ये है भाई वो फर्क। और अगर नहीं है फर्क तो नहीं है फर्क। अच्छा, हमारी कामयाबी और नाकामी का सियासी सवाल जो है, लेकिन सियासी पीछे रहे हैं। एक मिनट जी, एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड सदा, मेरी बात जी आप बात पूरी करें डॉक्टर साहब, फिर मैं सिर्फ जाऊंगा। जी रहमान अजहर साहब, बात यह है कि आप सवाल को जो सियासी रंग देते हैं उससे लगता है, ऐसे रंग का मतलब बुरे अंदाज में नहीं मैं कह रहा, आप सियासी सवाल पूछते हैं तो सियासी सवाल ये कि अगर हमें शिकस्त भी हो तो इनके दुख दर्द का मुदावा हो जाएगा। असल सवाल तो ये है ना, आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है आप ना जीतें, और मैं अगर आपको कहता हूं कि अगर ना हम जीतें तो बाप का क्या, माँ का क्या, उस माँ का क्या, उस बेटी का क्या दुख दर्द होगा जो सुबह डायलिसिस के लिए अपनी माँ को अस्पताल नहीं ले जा सकेगी। ये डायलिसिस मुफ्त होता था पाकिस्तान पंजाब में, अब 12,000 रुपए का सरकारी अस्पताल में होता है, जिसकी माँ को 2 डायलिसिस चाहिए 24,000 रुपए के, उसके पास क्या ऑप्शन है माँ सिवाय इसके कि वो मरने दे अपनी माँ को। चले तो अगर हम डॉक्टर साहब अब ये सदाकत भाई को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, जरा इनकी भी सुन लें। ये जी देखिए, एक तो उन्होंने बड़ी जज्बाती बातें की, लेकिन कुछ थोड़ी सी मैं माजरत के साथ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा किया डॉक्टर साहब ने फिगर्स देते हुए। उन्होंने जो OECD का डाटा पढ़ा वो कोर इन्फ्लेशन का डाटा पढ़ा, और वो कोर इन्फ्लेशन उन्होंने पाकिस्तान का डाटा जो बताया वो आपको सिर्फ फूड इन्फ्लेशन का बताया, वो भी आप नहीं, आप जरा आप मुझे बात करने दें, मैंने आपकी सुनी है, पाकिस्तान की कोर इन्फ्लेशन कितनी है, आप मुझे जरा बात करने देना। डॉक्टर साहब जरा एक मिनट जरा सुन ले। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने दो में बेशक ऑरेंज से कंपेयर किया, मैंने सुन लिया, मैं माफी भी मांगता हूँ और पाकिस्तान में जो फूड इन्फ्लेशन है वो 14 से 15% है, और अगर पीटीआई गवर्नमेंट 30% उसमें रियायत कर रही है तो अल्लाह के फजल से वो इन्फ्लेशन आधा हो जाएगा। अगर आटा 30% सस्ता जो 15% महंगा हुआ है एवरेज पे, अगर दालें कह रहे हैं ये 7%, आप सुने ना, मैं ये कह रहा हूं अगर 30% हम 3 बड़ी चीजें आटा, दाल और घी अगर सस्ता कर रहे हैं, डॉक्टर साहब को मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान में पूरे हमारे दौर में कभी भी 15% से ज्यादा इन्फ्लेशन फूड पे नहीं गया। दिस इज माय चैलेंज। आप जहां से मर्जी डाटा चेक कर ले, मैं आपको डाटा चेक करवाता हूं। ये जो पहले साल का मेजर कर रहे हैं वो कोर में मेजर, जी मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज नॉट मोर देन 50%। अगले पॉइंट पर 30% की जो रियायत अगर जाएगी तो इंशाअल्लाह वो गरीब जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको बचत होगी। बिजली का जब भी रोएं, वो एक बंदा जो हमारा दवाई लेने लंदन गया हुआ है उससे कहें कि क्यों 38,000 मेगावाट के कैपेसिटी पे मुआहदे करके इंक्रीमेंटल रेट लगा के चले गए थे। आज अगर हम रोए ना पीटे ना तो क्या करें? जब जब आपके मुआहदे डॉक्टर साहब सामने आएंगे, वो मैं अलेजेडली जो कमीशन आपकी लीडरशिप ने ली उसकी बुनियाद पे आज पाकिस्तान का गरीब तड़प रहा है। इमरान खान ने आज भी जो 200 यूनिट वाले को बिजली कोई महंगी नहीं की। मुझे भी एक सेकंड दीजिएगा। रहमान अजहर साहब, कादिर खान मेरे भाई, अगर आप चीनी और पेट्रोल पर जैसे मुनासिब, डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूं, पॉइंट कीजिएगा, टेक योर टाइम देन। मगर 2 चीजें पेट्रोल और चीनी पर जो है वो बात करनी, क्योंकि ये हमने देखना है कि ये जो चीनी का बहरान है ये क्या मिस गवर्नेंस है या वफाक और जो सिंध के दरमियान जो बात हो रही है, ये मामला जो है वो वहां जाके जो है वो निकलता है। इस ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये बात कही जाती है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, तो उसका असर फिर सारी चीजों पर पड़ता है। ये 3 कमोडिटीज की क्योंकि बात हो रही थी और इसमें एक साथ मिला लें चीनी, जिसकी कीमत पर जो है बात करनी। डॉक्टर साहब पहले आप जरा ये बिजली वाला रिस्पॉन्ड मेरा ख्याल है करना चाह रहे थे, यही था या कोई और पॉइंट था? आप कर लें बात, फिर मैं ये चीनी वाला जो है वो फिर कादिर भाई से पूछूंगा कि सुबह सिंध की उसके अंदर कोई जिम्मेदारी है या नहीं है। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, बात यह है कि जब आप 1 रुपया की डिवैल्यूएशन करते हैं ना, जो हुकूमती फैसला था कि हमने डिवैल्यूएशन करनी है, जब आप 1 रुपए की डिवैल्यूएशन करते हैं तो कैपेसिटी पेमेंट पे 3 अरब रुपए का फर्क पड़ता है। यानी सालाना जो कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है IPPs को, उस पर 3 अरब रुपए का फर्क पड़ता है।
इन्होंने 60 रुपए की डिवैल्यूएशन की है या 50 रुपए की डिवैल्यूएशन की है, डिपेंड करता है। आप 118 से शुरू करते हैं जब हमने हुकूमत छोड़ी थी और 175 तक जाते हैं, या जो भी आप करना चाहें। तो उस हिसाब से 150 अरब से 180 अरब का वजन इन्होंने लोगों के ऊपर डाला है सिर्फ डिवैल्यूएशन करके। ये बातें तो कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि आप रुपए को डिवैल्यूएट करेंगे 118 रुपए से लेके 175 रुपए तक। तो ये जो आपने 180 अरब का बोझ डाला है गरीब आदमी पे, ये आपने अपनी पॉलिसी के जरिए डाला है। सवाल ये उठता है कि क्यों डाला है आपने। चलें इसको छोड़ दें, आपने जो दीगर बातें की, आपने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पे महंगाई होगी। रोज आप बयान देते हैं, आपके वजीर आके बयान देते हैं कि गंदम की बम्पर क्रॉप, तो फिर आटा क्यों महंगा हो गया है? वो तो बाहर से नहीं आ रहा, वो तो बम्पर क्रॉप है भाई। तो वो चीनी की आपने कहा बम्पर क्रॉप, पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ी क्रॉप नहीं हुई, तो फिर चीनी महंगी क्यों हो रही है? और अगर सिंध इसका मूरद इल्जाम है तो फिर पंजाब में क्यों महंगी हो रही है? पंजाब में तो बेहतरीन काम होना चाहिए भाई। आप आए मेरे साथ, जरा पंजाब में आइए और जरा चेक करें, आप फैसलाबाद फोन करें, जरा पूछे लोगों से चीनी कितने की मिल रही है। और अगर आपने जहां तक एहतजाज का सवाल कर रहे हैं कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, मैं ये कहता हूं कि आप टमाटर को 75-80 रुपए से वापस 30 पे ले जाएं, अंडों को 178 रुपए से वापस 90 पे ले जाएं, चावल को 117 रुपए से वापस 70 पे ले जाएं, दूध को 130 रुपए से वापस 80 पे ले जाएं, हम एहतजाज छोड़ देते हैं। अब अगर आपने ये भी अच्छा, मैं अब जरा कादिर मंदोखेल से एहतजाज के ऊपर भी एतराज है। चले कादिर मंदोखेल साहब, ये बात जो सिंध में शुगर मिल्स के हवाले से, क्रशिंग स्टार्ट ना होने के हवाले से हो रही है, ये इसमें वाकई कोई जिम्मेदारी आपके ख्याल में सूबाई हुकूमत की है इस सारे मामले के अंदर? और अगर सूबाई हुकूमत ये क्रशिंग के हवाले से या इन मिलों के हवाले से अगर कोई फैसला करती, तो ये शायद इतना जो सप्लाई और डिमांड का जो गैप है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ी है, ये ना होता। देखिए, मुसद्दक मलिक साहब ने बड़ी तफसील से आपको जवाब दे दिया। बाकी सूबों का भी ये घूम फिर के सिंध के ऊपर आते हैं। आपके सूबों में दूध के नहरें बह रहे हो तो आप जरूर सिंध को बुरा भला कहें, लेकिन आप फिर जब इल्जाम लगाते हो कि सिंध में शुगर मिले जरदारी साहब की है, तो जरा मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक भी साबित करो जरदारी साहब की, नंबर 1 बात। और फिर अगर आप कहते हो आप जहांगीर तरीन से ला ताल्लुक, खुसरो बख्तियार से ला ताल्लुक, अलीम खान से ला ताल्लुक, और हमारे खाते में आप ओमनी ग्रुप डाल रहे हो, तो ओमनी ग्रुप की तो मिले तो बंद है, उनकी तो अकाउंट फ्रीज है। नहीं, देखें जो कल वजीर आजम ने बात की ना, मैं कादिर भाई जरा सुने जरा, कल वजीर आजम का बयान मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि सिंध में क्रशिंग शुरू नहीं हुई, इस वजह से पंजाब में जखीरा अंदोजी हो गई। ये उन्होंने जो है वो कनेक्शन जो है वो जोड़ा है। देखिए, चलो इसी जुर्म को मैं कनेक्ट कर लेता हूं। मैं माशियात का मास्टर नहीं हूं, लेकिन छोटा सा वकील जरूर हूं। तो ये जुर्म तो आप कबूल करें कि जरा जखीरा अंदोजी जो है ना वो पंजाब में हो गई है। और आपको एक बात बताऊं, 37,42,000 टन जो है ना वो पंजाब में चीनी जो है ना वो बन रही है। सिंध में सिर्फ 15,56,000, और 15,56,000 में भी बलूचिस्तान भी साथ मिला रहा है, बलूचिस्तान भी इसी पे चल रहा है। तो आप मुझे बताओ कि आपके पास 37 लाख टन से ज्यादा चीनी हो रही है और आप खुद जुर्म कबूल करें जखीरा अंदोजी हो रहा है, तो जखीरा अंदोजी कौन है? यही जहांगीर तरीन है, खुसरो बख्तियार है, अलीम खान है, आपके दाएं बाएं जो ATM चला रहे, जो आपका इतना बड़ा महल चला के दिखा रहे हैं, यही लोग तो है, और कौन है? ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो लास्ट सेगमेंट है, कादिर मंदोखेल साहब आप बात कर रहे थे, आप बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं सदाकत साहब से मैं जवाब लेता हूं। 30% जो चीनी वाली बात, 30% का 120 अरब की जो बात कर रहा था, 120 अरब को 13 करोड़ लोगों को देना था। उस पर अगर आप जरब कर ले 950 अगर आप 6 पे तकसीम करें तो 158 रुपए फी का 158 रुपीज ओनली। और उसके लिए भी पता नहीं, अभी तारीख नहीं पता। इनका कोई रहनुमा 1.5 लाख बता रहा है, कुछ 7 लाख बता रहा है, कुछ 70 लाख का दुकान बता रहे हैं। अभी दुकान फाइनलाइज नहीं हुई है, अभी क्राइटेरिया नहीं बना, अभी तारीख नहीं बनी है, तो किसको बेवकूफ बना रहे मेरे भाई? अच्छा,
वो उन्होंने कहा जी मंडे से पोर्टल खुलेगा, ये सानिया निश्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दुकानें कहाँ की आएंगी? आप इसका जवाब दे दें। दुकान के जरिए करेंगे, वो कहाँ है? दुकान उनका 7 लाख दुकानें। अच्छा वो ये इनको तो पहली तो बात है इनको समझ सर ये आप देखें बेसिक हमारी चीज की मुखालफत करें, मैं समझा देता हूं। मैं 1 मिनट एक उनकी 120 अरब को तकसीम दिया माशियात के मास्टरों 13 करोड़ रुपए 950। सर वो रिलीफ पैकेज में हमने कल भी प्रोग्राम में काफी बात की, लेकिन ये जखीरा अंदोजी ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। मैं इस पे आता हूँ। पहली जो बात है ना, जो ये आपने फार्मूले निकाले में कोई किसी एक इकोनॉमिस्ट ने निकाल दिया है, और भाई जो ये सब्सिडी है ओवरऑल सारे लोग अवेल नहीं करते, कोई लोग अवेल नहीं करेंगे, जो लोग अवेल करेंगे उनके लिए पैसा ये मैक्सिमम लिमिट है। हर आदमी जो लेने जाएगा, जो अहल होगा उसमें लेना, वो उसको 30% सस्ता मिलेगा। इनको समझा। अब दूसरी बात जखीरा अंदोजी की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि इन्होंने वहां क्रशिंग नहीं की, जिसकी वजह से होर्डिंग हुई, और पंजाब में भी होर्डिंग हुई। उन्होंने कहा कानून हमारा फंसा हुआ है, हमने कानून बनाया, उस पर स्टे दिया कोर्ट ने, तो उन्होंने कहा उसको वेकेट करें ताकि हम इसको खत्म करें। बाकी जो समझने वाली बात है, ये जो बंदों पे तकसीम करने वाली बात है, मेरे भाई इस तरह नहीं है। आप थोड़ा सा सीख लें। 7 लाख दुकानदार जो है वो प्रोग्राम तकरीबन 2 करोड़ खानदानों को हम रिलीफ दे रहे हैं, और ये तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ है। आप मुझे बताएं, आप जो मुजाहरे कर रहे हैं, इनसे गरीबों का क्या फायदा है? जी डॉक्टर साहब, आपने क्या गरीबों को की मेहरबानी? डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आप अपनी सियासत करना चाहते हैं, अगर जवाब दें तो दें। सिंध में आप पे क्यों महंगाई कंट्रोल नहीं की? हम आपसे पूछते हैं, आप मुजाहरे ना करें सिंध में।